हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11। और अध्याय 11 का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। यहाँ पर देखेंगे नए साम्राज्य कौन कौन से थे और नए नए राज्य कौन कौन से थे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11। एक कहानी से अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूप हले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी। देखा, उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। अब यहाँ राजा के बारे में पहले ही विशेषता बता दी है ना। जिस भी राजा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या तो वीणा बजाता होगा, कविता पाठ करता होगा, या ये राजा की खूबियां हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं क्या बताया गया है इसमें और हमारे लिए जानने वाली क्या क्या जानकारियां हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियां? अब ये प्रशस्तियां, ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी पूछती है इस पे। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो हमें एक चीज यहाँ पर दिखी, गुप्त वंश। गुप्त वंश के कौन से प्रसिद्ध राजा हैं? समुद्रगुप्त। ये नाम याद रखना, समुद्रगुप्त। इनकी समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये अभिलेख कौन सा है? इलाहाबाद में जो अभिलेख मिला है वो हमें समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। और समुद्रगुप्त किस वंश से था? गुप्त वंश से है। ठीक है। लेकिन जो इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है, अभिलेख है, जो इलाहाबाद का जो अभिलेख है वो अशोक स्तंभ पर मिला है। समझे? तो इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। और ये भी पूछा जाता है कि अब जो हरिशेन थे वो किसके दरबार में थे, किसके मंत्री थे और किसके कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में थे। तो ये नाम ध्यान रखना, हरिशेन। हरिशेन किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। और हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी किससे मिलती है? इलाहाबाद प्रशस्ति, जो कि अशोक स्तंभ पर एक अभिलेख था उससे। और ये ध्यान देना, ये जो हरिशेन थे ये कवि भी मंत्री भी थे। तो इन्होंने जो भी लिखा वो एक काव्य के रूप में लिखा उसे, यानी कविता के रूप में। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। तो ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। ठीक है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। किसी की जो हम प्रशंसा करते हैं, प्रेस करते हैं, वो होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। अब यहाँ पर एक चीज है जो यूपीएससी ध्यान में देना, यूपीएससी जो पूछ सकती है कि जो प्रशस्तियां हैं, प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले से भी था। यानी ये पूछा जा सकता है कि प्रशस्तियां लिखने की शुरुआत गुप्त काल से हुई। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा जैसे इस बार 2023 में पूछा था कि जो स्तूप थे वो पहल बुद्ध के समय से ही शुरू हुए थे। तो ऐसा नहीं था, या फिर ऐसा क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है, कि शायद वो पहले से ही चले आ रहे थे। तो ये सही क्वेश्चन था, प्रश्न था, सही था वो सेंटेंस। तो ऐसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले नहीं था और ये गुप्त वंश से शुरू हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना। ये सारे जितने भी इलाहाबाद वाला हो गया, हरिशेन हो गया, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन हो गए, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, इसलिए ध्यान रखना। जैसा कि तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्तकाल में इनका महत्व और बढ़ गया। ठीक है। तो ये जो हमने पहले इसमें बोला गया, पहले भी तो हमने पीछे पढ़ा था, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। मैंने बताया था वो उनकी मम्मी के ऊपर नाम रखा था उन्होंने, उनका पहला जो नाम था उनकी मम्मी का नाम था। लेकिन गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। ठीक है। भरपूर प्रशंसा की है इन्होंने, और ये किसने करी है?
हरिशेन ने, नाम याद रखना, हरिशेन, हरिशेन। तो इन्होंने राजा को क्या क्या बताया है? एक योद्धा बताया है, दूसरा युद्ध को जीतने वाला राजा, यानी योद्धा तो है ही, और दूसरा ये जीतता भी है, तीसरा विद्वान भी है, चौथा एक उत्कृष्ट कवि भी है। तो ये सारी विशेषता उसमें बताई गई हैं प्रशस्ति में। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। ठीक है, ईश्वर के बारे में पहले क्या था? पहले बोला गया था कि जो राजा थे वो जो राजा शासन करते हैं वो की वो ईश्वर के द्वारा करते हैं। मतलब ईश्वर ने उन्हें भेजा है कि आप मेरे बदले शासन करो। लेकिन धीरे धीरे ये माना जाने लगा अब कि जो राजा है वो ईश्वर के बराबर है। अब वो ईश्वर का कोई दूत वगैरह नहीं है, वो उसी के बराबर ही है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। अब ये भी ध्यान रखना है, ये भी विशेषता बताए जा रहे हैं प्रशस्ति की, तो सारे चीज विशेषताएं हैं ये। प्रशस्ति के बारे में क्या बताया गया है? एक तो पहले यहाँ पर भरपूर प्रशंसा की गई है। ठीक है, और प्रशंसा में ये योद्धा आ जाएगा, युद्ध जीतने वाला, विद्वान, उत्कृष्ट कवि और ईश्वर के बराबर, ये सारी आ जाएंगे। और दूसरा है प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। तो छोटे छोटे नहीं दिए गए, लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। तो ये एक वाक्य हम देखते हैं, इसके बारे में आप समझ जाओगे। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरी होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। समझे? ये पूरा एक ही सेंटेंस है। सेंटेंस किसे कहते हैं? जब पूरा एक साथ जुड़ा हुआ हो और अंत में पूर्ण विराम लग जाए तो उसे पूरा एक सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा एक सेंटेंस है, ये 3 लाइन का एक सेंटेंस बना दिया इन्होंने, ये बड़ा सेंटेंस है। तो यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे? तो इस वर्णन में हमें बताया कि जो राजा थे और उसके शरीर के बारे में बताया है कि उनका शरीर सुंदर दिखता है। और सुंदर ऐसे नहीं कि वो कोई दाग वाग नहीं है, वो कहते हैं कि जो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इतने सारे उन पे जो आक्रमण हुए हैं उनकी वजह से उनका शरीर जो है सुंदर दिखता है। जैसे लोग कहते हैं ना, ये घाव है, ये मैं रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये वैसा ही है। तो उनमें कुठारों, कुल्हाड़ियों, इन सब से जितने भी उन इससे पता लगता है कि वो उससे मरे नहीं, किसी से भी राजा किसी चीज से भी नहीं मरा। ना ही नुकीले तीरों से मरा, ना ही लोहे लोहे की गदाहों से मरा, किसी से नहीं मरा वो, बस उसे घाव हुए। आगे देखते हैं। अगर तुम मानचित्र 113 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र में हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। एक हरे रंग में रंगा गया है और पूर्वी तट पर एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। चलिए देखते हैं 113 पे। ये रहा, कुछ हरे रंग से है ये सारा, कुछ नीले रंग से, कुछ लाल रंग से, और ये वाली जो लाल रंग की बिंदु हैं ये दक्षिणापथ बोला जाता है इसे, जो हमने पहले पढ़ा था। चलिए देखते हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। यानी जो जो जितने भी मानचित्र में सारी आपको डिटेल्स दिखाई गई हैं वो प्रशस्ति में जो भी जानकारी दी गई है उसके आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। अब जब स्कूल में बच्चे होते हैं तो इस पे एक प्रश्न आता है, हरिशेन ने कौन से 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं का वर्णन किया। ठीक है, और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन भी कैसे किया। इस पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और किसी ना किसी दिन यूपीएससी भी इसी पे पूछ लेगी, तो आप ध्यान रखना। तो पहले 4 तरीके जो विभिन्न राजा थे, पहले राजा के बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र में हरे रंग का जो क्षेत्र है वो आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो पहला वाला क्या था? आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है। तो जितना भी हरा क्षेत्र है, ये सारा हरा जितना भी क्षेत्र है वो ये आर्यवर्त कहलाता था। और ये सारा क्षेत्र समुद्रगुप्त ने अपने में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक ये आते हैं। तो पहला कौन सा हो गया? आर्यवर्त के 9 शासकों का। ठीक है, हमें ये मानचित्र वगैरह नहीं लिखना, आंसर में अगर आ गया तो हमें ना ही हरा रंग लिखना है, बस ये लिखना है कि आर्यवर्त के 9 शासक जिनका क्षेत्र समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया था।
फिर दूसरा आता है दक्षिण पथ के बाहर शासक आते हैं, दक्षिण पथ के बाहर नहीं, 12 शासक आते हैं। ये 12 शासक थे दक्षिणापथ के। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए, जो अभी हमने देखे थे लाल बिंदु, वो यही थे। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तो पहला हो गया आर्यवर्त, दूसरा दक्षिणापथ, तीसरा पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। तो इसमें बस बैंगनी रंग नहीं लिखना, बस पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। तो जो पड़ोसी देशों का जो आंतरिक घेरा है उसमें आता है असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, ये सारे आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में, ये आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। यानी दरबार में उपस्थित होने का मतलब है कि आपको जब भी बुलाया गया आप आए हो, और इससे यहाँ उस सर्वोच्चता का पता चलता है कि आप राजा सर्वोच्च है उस समय। चौथा देखते हैं बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया, और ये पुत्री का विवाह करने से वैवाहिक संबंध बनते हैं और इससे शांति बनी रहती है। तो ये बाह्य इलाकों के शासक भी थे। तो इन्होंने आंतरिक इलाकों पर भी किया और बाह्य इलाकों पर भी किया। तो इतने तरह के 4 तरह के राजाओं के वर्णन करे गए हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त के प्रति समर्पण किया था। यहाँ से एक चित्र था, ये गायब हो गया है। इसमें लिखा था वीणा बजाने वाला राजा। यहाँ पे वीणा बजाते हुए एक राजा दिखा था जो सिक्का बना हुआ था उस पे। तो समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये समुद्रगुप्त जो हमने कहानी में देखा था कि वो वीणा बजाएगा, तो यहीं पे यही दिखाया गया। अब सच्ची में नहीं पता ये बजाता था या नहीं बजाता था। राजा है, पकड़ के तो आजकल हर कोई भी फोटो खिंचवा लेता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो गिटार बजा रहा है, पियानो बजा रहा है। ऐसे इन्होंने भी अपना ये बनवा लिया होगा, तो इसका बारे में पता नहीं है। और जो प्रशस्ति होती है वो भी सब विशेषता ही बताती है, प्रशंसा ही करती हैं। उनके बारे में कभी भी कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं बोलती वो। तो प्रशस्ति पे भी पूरा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अगर राजा को अच्छा नहीं लगा तो राजा क्या करेगा, उसको मरवा डालेगा। तो इसलिए वो अपनी जान की चिंता करते हुए अच्छा अच्छा लिखते थे, और राजा भी खुश होता था इससे। अब देखते हैं मानचित्र में प्रयाग, इलाहाबाद का पुराना नाम, लेकिन अब तो प्रयागराज ही हो गया। उज्जैन, पाटलिपुत्र यानी पटना को ढूंढे, ये गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो ध्यान रखना, गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे। एक तो पहले इलाहाबाद, प्रयागराज, उज्जैन, पाटलिपुत्र, ये गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसलिए ध्यान रखना है तीनों को। आर्यवर्त और दक्षिणापथ के राजाओं के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था। क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? सोचना है इस बारे में। आर्यवर्त और दक्षिण पथ में ये था, दक्षिण पथ के राजाओं को उन्होंने स्वयं ही शासन करने के लिए दे दिया था। और ये मैप भी ध्यान रख लेना, आजकल यूपीएससी मैप से प्रश्न पूछने लग गई है, क्योंकि मैप सब छोड़ देते हैं। तो जितने भी मैप है मैं इनकी ना अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, जितने भी एनसीईआरटी में मैप हैं सबके, कि जैसे ये वल्लभी है, ये किस जगह पर है, और समुद्र अरब सागर के पास कौन सा है, बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में दिखाऊंगा, और इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ये अजंता, उज्जैन, भरूच, सातवाहन। चलिए आगे देखते हैं। वंशावलियां, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। ठीक है, अधिकांश प्रशस्तियां बताती हैं और पूरी प्रशस्तियां नहीं बताती हैं। शासकों के पूर्वज, यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा और पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। अब यहाँ पर कोई मम्मी को तो याद रखता नहीं है, ठीक है, सब पिता को ही याद रखते हैं। तो उनके जो पिता थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त थे, और ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जो समुद्रगुप्त थे उनके पिता कौन थे, कौन से थे, सॉरी, जो समुद्रगुप्त थे उनके पिता कौन थे,
चंद्रगुप्त, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। और ये ध्यान रख लेना, आप यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मिलेंगी कि चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महाराजाधिराज। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। तो समुद्रगुप्त जो था, यानी चंद्रगुप्त का जो बेटा था, उन्होंने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। उनके दादा और परदादा को दादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, यानी वो महाराजा थे लेकिन ये महाराजाधिराज हो गए। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। ठीक है, तो उनके जो दादा थे और परदादा थे वो बस महाराजा थे। राजाओं के राजा को महाराजा बोलते हैं। महाराजाधिराज सबके महाराजा जो होते हैं, सबसे जो ऊपर होते हैं इन महाराजाओं के भी। तो ये वाली उपाधि धारण की थी, अब इसलिए इन्होंने करी थी क्योंकि ये शक्तिशाली थे। देखते हैं लाल कलर में क्या लिखा है। इन उपाधियों के महत्व के हिसाब से राजा, महाराजाधिराज, महाराजा और हिसाब से सजाओ। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर राजा। राजा कौन होगा? महाराज, अधिराज और महाराजा। तो पहले राजा आ जाएगा, दूसरा महाराजा आ जाएगा, जो कि समुद्रगुप्त के दादा थे, परदादा थे। फिर इसके बाद महाराज, अधिराज आ जाएंगे, जो कि चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त दोनों थे। विक्रम संवत के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ये विक्रम संवत से एक प्रश्न आ चुका है, इसलिए ध्यान से देख लेना है। इसे प्रश्न रिपीट भी होते हैं, तो शायद ये फिर से आ जाए। तो 58 ईसा पूर्व, सबसे पहले डेट याद रखनी है। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को अब किससे जोड़ा जाता है? गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब पहला चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया 58 ईसा पूर्व में, और उसके बाद इन्होंने किस लिए किया था? शकों पर विजय प्राप्त की थी, और शकों पर विजय प्राप्त की, और उन्होंने और दूसरा क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विक्रम संवत को भी अपने राष्ट्रीय कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ स्थान दिया है। तो यानी जो हमारा भारत का है कैलेंडर जो चलता है, राष्ट्रीय कैलेंडर, वो हमारा विक्रम संवत के हिसाब से चलता है। लेकिन वो जो ग्रेगोरियन है, जो इंग्लिश कैलेंडर है ग्रेगोरियन, तो वो तो हमारे घरों में लिखा रहता है, लेकिन जो इतने भी सारे त्यौहार वगैरह होते हैं वो हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर जो विक्रम संवत है उसके हिसाब से होते हैं। तो ये ध्यान रखना है इस पे। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये कौन था? समुद्रगुप्त का बेटा। समझे? तो ये तीन हमने देख लिए, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। अब उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, अभिलेखों से भी पता चलता है, सिक्कों से भी पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। तो पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम जो शक शासक थे को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और जानकारी अध्याय 12 में मिलेगी। तो बस पहले ये ध्यान रखना है इसमें फिर से, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनका पहले तो जानकारी हमें अभिलेख और सिक्कों से मिलता है। अब जरूरी नहीं है कि हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। ये पूछा जाएगा कि जो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी है वो सिर्फ अभिलेखों से मिलती है, तो ये गलत होगा। हमें सिक्कों से भी मिलती है, जैसे कि हमने अभी देखा वीणा बजाते हुए, वहाँ पर सिक्के में ही छपा हुआ था। और इसके बाद जो इन्होंने पश्चिम भारत के जो अंतिम शक शासक को परास्त किया था, ये भी ध्यान रखना है कि किसको परास्त किया था। और उसके जो दरबार थे वो विद्वान कौन कौन से थे? तो एक तो कवि कालिदास थे और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। तो ये दोनों नाम ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं कि कालिदास और आर्यभट्ट ये किसके दरबार में थे, जैसे कि अभी इससे पीछे हमने देखा। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। अब यह हर्षवर्धन पे भी प्रश्न आते हैं।
जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है, अब ये ध्यान देना, इनके बारे में तो अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ठीक है, तो जीवनी कैसे पता होगी? ये जीवनी है, हर्षचरित्र जो है ये हर्षवर्धन की जीवनी है। और इसको किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। अंग्रेजी जो मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम, उसमें मैं इंग्लिश में भी वीडियो लेकर के आऊँगा अभी, जो इसमें सारा लिखा हुआ इंग्लिश में होगा। इंग्लिश की जो एनसीईआरटी होती है उसमें बाणभट्ट का जो उच्चारण होता है वो अजीब ही दे रखा है। बच्चे पढ़ ही नहीं पाते उस बाणभट्ट। मैंने उन्हें हिंदी में बता बता के पढ़ाया कि बाणभट्ट है और कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे होते हैं वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि ये हिंदी के नाम होते हैं। और वो तो अशोक को भी अशोका, पता नहीं क्या क्या, हर्षचरिता, जैसे यहाँ पे हर्षचरित्र लिखा हुआ है, हर्षचरित, तो वो उसमें हर्षचरिता पढ़ते रहते हैं उसे, हर्षवर्धना, ऐसे ऐसे पढ़ते रहते हैं। तो ये नाम हर्षवर्धन है, ना कि हर्षवर्धना। और ये बाणभट्ट है और ये हर्षचरित है। तो इनके बारे में हमें किससे मिलती है? जीवनी से मिलती है इनके बारे में जानकारी। और ये जो बाणभट्ट ने लिखी थी, ये किसने लिखी? ये कौन थे? संस्कृत में लिखी थी, और ये एक दरबारी कवि थे। ठीक है, और हमने यहाँ से देखते हैं, ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। ध्यान रख लेना, इस पे प्रश्न आ सकता है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेनसियांग, जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। तो जो चीनी यात्री श्वेनसांग थे वो भी हर्ष के दरबार में उपस्थित रहे थे। तो अगर प्रश्न आया कि हर्ष के दरबार में कौन कौन थे, तो यहाँ पे श्वेनसांग भी आएगा और बाणभट्ट भी आएंगे, दोनों ध्यान रखना। आगे देखते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर का राजा बने। किसके राजा बने थे? थानेसर। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जो उनके छोटी बहन के जो भाई थे उन्हें बहनोई बोलते हैं। तो उन वो थे जो शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। जो बंगाल का शासक था, तो किसने मार दिया? उनके बहनोई को मार दिया। तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया बदला लेने के लिए। तो जो कन्नौज था उनका बहनोई का था, अब कन्नौज किसका हो गया? हर्ष का हो गया। और उन्होंने बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया, मगध तथा बंगाल को जीतकर। इसके बाद उन्होंने मगध को भी जीत लिया और बंगाल को भी जीत लिया। उन्हें उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर कभी नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर, नर्मदा नदी दक्षिण भारत में है, तो दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। अब ये दूसरे शासक आ जाते हैं, चालुक्य नरेश। और ये कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय और चालुक्य नरेश थे। तो ये नर्मदा नदी जब दक्कन की ओर आ रहे थे को पार करने के लिए, तब ये हार गए। और ये ध्यान रखना कि जो हर्ष थे उन्होंने मगध और बंगाल इनको जीत लिया था, लेकिन नर्मदा नदी के दक्षिण में जो दक्कन था उसे नहीं जीत पाए थे। वहां पर आके चालुक्य जो नरेश थे, पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने उन्हें रोक दिया था। मानचित्र 8 देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। तो देख लेना आप, आज के जो नाम थे स्टेट के वो सारे लिख लेना। अब हम देखते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। ठीक है, तो दक्षिण भारत के थे। हम दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जो पल्लवों का राज्य था उसकी इन्होंने सीमा बता दी है। उनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी कांचीपुरम। ठीक है, तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। उसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ये मैप में देख लेना, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियाँ कहाँ पर हैं और कावेरी नदी का डेल्टा कहाँ पर है।
ये नदियाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, यूपीएससी ज़्यादातर कावेरी नदी, कृष्णा, तुंगभद्रा इन नदियों से भी प्रश्न बना सकता है। वो सोच सकता है चलो देखते हैं बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी हो वो। तो ये वो बना देंगे कि कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है, और ये चालुक्य के राजा का जो राज्य था, चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो ज्योग्राफी से भी बना देंगे और हिस्ट्री से भी बना देंगे। आजकल वैसे उसका पता नहीं चलता क्या क्या हो रहा है, तो इसलिए पढ़ लेना भाई, कृष्णा, तुंगभद्रा और जितनी भी नदियाँ आ रही हैं यहाँ पर सारी पढ़ लेना ज्योग्राफी में, एक भी मत छोड़ना। नहीं तो हिस्ट्री पढ़ लोगे, सोचोगे हिस्ट्री पूरी पढ़ लिया और क्वेश्चन आ जाएगा ज्योग्राफी को मिला करके, बेचारा वो रह ही जाएगा। तो इतनी मेहनत कर रहे हो तो दो दो तीन मिनट की और मेहनत कर लेना। अब देखते हैं, चालुक्यों की राजधानी एहोल थी, और ये राजधानियां भी देख लेना किस किस की कौन सी राजधानी थी। तो इनकी राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम, पल्लवों की, और चालुक्यों की थी एहोल। एहोल यह एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। अब इसमें एहोल के बारे में जानकारी भी पूछी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि पहले भी यूपीएससी ने किसी राजधानी के ऊपर प्रश्न पूछा है। जो विजयनगर साम्राज्य था, जो उसकी राजधानी थी हम्पी, उस पे भी प्रश्न पूछा गया है। वो किस नदी के पास थी, कहाँ से जाती थी, और उसके बारे में भी पूछा गया है कि कौन सा केंद्र था। तो ये ध्यान, जितने भी विशेषता वाले प्रश्न होते हैं वो ध्यान से देख लेना। ये विशेषता है एहोल की। ये विशेषता इसलिए बताई जा रही है ताकि क्योंकि वो विशेष था, फालतू चीजें थोड़ी ना डालेंगे, और यूपीएससी भी जो विशेष होता है उसके बारे में ज्यादा पूछती है। तो इसलिए ध्यान रखना, एक प्रमुख व्यावसायिक व्यापारिक केंद्र था, और धीरे धीरे ये क्या बन गया? धार्मिक केंद्र भी बन गया। अब वो प्रश्न में ये डाल देंगे ये केवल व्यापारिक केंद्र था, वो डाल देंगे धार्मिक केंद्र भी था, बताओ कौन सा सही है। और यहाँ पर कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। अतिक्रमण का मतलब, जैसे यहाँ पर ऐसी सीमाएं हैं, यहाँ पर पल्लव है और यहाँ चालुक्य हैं मान लो, तो ये आपस में ना इधर कभी इन्होंने ये सीमा घेर ली, फिर इन्होंने लड़ाई करी और ये दोनों ने ये सीमा घेर ली, तो इस तरह होता रहता था। तो ये अतिक्रमण है। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। अब जो राजधानियां थीं, जो दोनों हमने राजधानियां पढ़ी, एहोल और कांचीपुरम, अब इस पे प्रश्न ये भी आ सकता है इनकी विशेषता में कि ये दोनों शहर समृद्ध शहर थे। तो ये सेंटेंस सही होगा, ठीक है। तो ये दोनों शहर कैसे थे? समृद्ध थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि, अब ये भी आ गए एक और दरबारी कवि, रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कौन से कवि थे? रवि कीर्ति। अब इसको ध्यान रखना है। इसमें उनके पूर्वजों, खासकर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। वैसे बोला जाता है कि अपने पापा से मिलता है, लेकिन इनको अपने चाचा से मिला था। तो ये चीज अलग सी है, तो इसलिए ध्यान रख लेना। तो ये वाली भी चीज ध्यान रख लेना, पुलकेशिन द्वितीय को जो राज्य मिला था वो किससे मिला था? चाचा से मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए, ठीक है। तो रवि कीर्ति ने क्या बोला कि पूर्व और पश्चिम दोनों जगहों पर समुद्र तटीय जो इलाके थे वहां पर अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, जो हमने देखा पीछे। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। ये कहानी बड़ी अच्छी है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो ये इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा हुआ था। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। मतलब हर्ष है ना, अब आनंद में नहीं रहे, अब वो दुखी हो गए। तो एक तरीके से समझ जाओ, जैसे किसी को रोस्ट करते हैं, ये वैसा ही था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, ठीक है। तो पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। कांचीपुरम की दीवार यानी पल्लव राजा, जो पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा पर जो आक्रमण किया तो उसे भी पराजित कर दिया। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, यानी कम समय के लिए थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। भाई जो आता है वो तो जाता भी है, एक सीमा आती है कि वो बढ़ता चला जाता है। एक बार चोटी पे पहुंच जाएगा, फिर उसका समय आ जाता है गिरने का। तो ध्यान देना, पहले इन्होंने दूसरा हर्ष को रोका,
अब राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने इनको रोक दिया। हम ये आगे कक्षा 7 में पढ़ेंगे, तो बने रहना मेरे साथ। कक्षा 7 में भी मैं शुरू करने वाला हूँ, इसके एक चैप्टर और रह जाएगा इसके बाद, फिर ये पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। वे कौन कौन से शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? देखो प्रश्न आ रहा है ना तटों पर, और ये मैप से ही पता चलेगा, तो ध्यान रखना। यूपीएससी भी ऐसी तटों के पास जो शहर बसे होते हैं, कोई पत्तन होते हैं, कोई राजधानी होती है, उसके बारे में प्रश्न पूछ लेती है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? अब जो प्रशासन है उसके बारे में बात करेंगे। पहले के राज्यों की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। जो भूमि कर था वो महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। जो प्रशासन की प्राथमिक इकाई है वो गांव थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। यानी राजाओं ने क्या किया, धीरे धीरे, अब भूमि कर से तो पैसे आते थे, और फिर राजाओं ने जो आर्थिक लोग होते थे, जिनके पास जो ज़्यादा संपत्तिशाली वर्ग थे वहाँ पे, और जो सामाजिक भी प्रभाव था, राजनीतिक भी था, और जिनके पास सैन्य शक्ति भी थी, उन लोगों का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए। ठीक है, अर्थात आनुवांशिक का मतलब होता है जो बेटे को जो पद मिलेगा उसके पिता से मिल जाएगा। वो जैसे बेटे अपने पिता के पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। अब इस छोटे से में ये ना इतनी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। पहला यही कि प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए। ये सिंपल सा है, वहाँ की जो व्यवस्था है वो हो गई। अब फैक्ट ये था, जो हरिशेन थे जो हमने पढ़ लिया, हरिशेन कौन थे? एक तो कवि भी थे और दूसरा महादंड नायक भी थे। और महादंड नायक का मतलब होता है मुख्य न्याय अधिकारी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। तो कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेन। महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संधि विग्रहिक ये नाम है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। ध्यान देना, जो हरिशेन थे वो क्या थे? महादंड नायक थे। दूसरा वो कुमारा मात्य भी थे। कुमारा मात्य का मतलब एक महत्वपूर्ण कवि, और एक संधि विग्रहिक भी थे। जो संधि विग्रहिक होते हैं युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री, जो संधि करता है, युद्ध और शांति की संधियां करता है वो वाले। तो हरिशेन हो गए महादंड नायक, कुमारमात्य और संधि विग्राहक, ये तीन हो गए। तो यही है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। तो इसमें एक प्रश्न अगर घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि कभी कभी एक ही व्यक्ति दो पदों पर कार्य करता था, तो ये गलत होगा। दो नहीं, दो से ज्यादा पर भी कर सकता था। ठीक है, संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। वहां के जो स्थानीय प्रशासन में था, प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेणी या मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कूलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। अब कितने सारे शब्द दे रखे हैं यहाँ पर। अभी क्वेश्चन बनाने वालों का मन चले तो सारे को उठा के दे दे। तो जो स्थानीय प्रशासन था वहां पे कुछ प्रमुख व्यक्ति थे। तो प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? एक तो नगर श्रेणी थे यानी मुख्य बैंकर थे या शहर का व्यापारी। ठीक है, नगर श्रेणी वाला मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। और सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, ये सार्थवाह कहला जाता था। प्रथम कुलिक जिसका मतलब मुख्य शिल्पकार, और कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान। ये सारे आपको बताए हुए हैं यहाँ पर, इसलिए ध्यान दे लेना है इस पर। नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक और कायस्थ। 1 2 3 4 तरह के यहाँ पर बताए गए हैं। इनका हिंदी में जो बोलते हैं उसे देख लेना, पूछा जा सकता है। यहाँ पर नगर श्रेणी लिख देगा, यहाँ पर सार्थवाह, यहाँ पर प्रथम कुलिक और यहाँ कायस्थ, और यहाँ मैप बता देगा कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है। तो ये ध्यान रखना, कीवर्ड पूछे जाते हैं। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। यह हर समय में होता है कि कुछ ना कुछ स्वतंत्र हो ही जाते हैं।
और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सोचना, अफसरों के पद, ये एथिक्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर GS2 में भी पूछा जा सकता है। क्या अगर आनुवांशिक कर दिए जाएं, जैसे आप अगर IAS बन गए और आपका जो पद है वो आनुवांशिक हो गया, तो आपका बेटा भी IAS बनेगा, चाहे वो मूर्ख हो। ठीक है, मतलब काबिल ना हो तब भी उसे पद पे बना रहना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, राज्य का नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। और फायदे क्या क्या हो सकते हैं? फायदे ये हो सकते हैं कि कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन अगर नेता वो अच्छा होगा, लीडरशिप उसकी अच्छी होगी, तो वो अच्छा भी कर सकता है। तो फायदे और घाटे हमें बाद में ही पता चलते हैं जब काम हो जाता है, पहले तो पता नहीं चल पाते, इसलिए ये व्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। एक नए प्रकार की सेना, ये नए प्रकार की सेना है, ध्यान देना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेना नायक थे, वो क्या होता था, जब आवश्यकता पड़ती थी राजा को, तो उनको सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। नियमित वेतन का मतलब हर महीने जैसे कोई वेतन दे दिया, वैसा नहीं था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था, क्योंकि उस समय भूमि, जनसंख्या कम थी और भूमि सारी राजा की कहलाई जाती थी, और पैसा इतना होता नहीं था, तो जो भूमि होती थी वही दे दी जाती थी, भूमि दान। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि कर कौन वसूलते थे? तो जो सेना नायक थे वो कर वसूलते थे। ठीक है, ध्यान देना, सेना नायक कर वसूलते थे, सेना नायक कर वसूलते थे। और इनको जो जो भूमि दी जाती थी, वो भूमिदान के रूप में, जो नियमित वेतन था उसके रूप में दी जाती थी। नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, उसके बदले में भूमि दी जाती थी, और इस भूमि से वो कर वसूलते थे। और उस कर से जो कर मिलता था, जो पैसा आता था, वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। तो ये सारी कहानी ध्यान रखना। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह व्यक्ति सामंत कहलाते थे। इस तरह के व्यक्ति क्या कहलाए जाते थे? सामंत। अब एक बार अशोक से प्रश्न आया था, उसमें अशोक की सारी विशेषताएं बता दी थी और पूछा था यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है। और एक बार सामंत से भी प्रश्न आया था, तो इस बार शायद ये प्रश्न भी आ सकता है। सामंत के बारे में बता देंगे कि सामंत, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में सामंत शब्द, सामंत के बारे में बताइए कौन सा सही है। तो ये सेनानायक होते थे, सही है। इन्हें नियमित वेतन दिया जाता था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर इन्हें भूमि दान दिया जाता था, ये वाला सही हो जाएगा। ये कर वसूलते थे और उस कर को राजाओं का दे देते थे, तो ये गलत हो जाएगा। वो सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे और हथियार जुटाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। शासक दुर्बल का मतलब जब वो कमजोर हो जाते थे, या फिर इनको लगता था कि भाई अब राजा के पास इतनी पावर नहीं बची है, कोई उसका मान नहीं रहा है, तो ये फिर स्वतंत्र हो जाते थे और अपना राज्य बना लेते थे। तो इस पूरे छोटे से पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, इसलिए ध्यान से इसे कर लेना। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। ठीक है, तो ये पल्लवों के अभिलेखों से हमें मिलता है कि कई स्थानीय सभाएं थी वहां पर। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। अब फिर से एक और फैक्ट आ रहे हैं यहाँ पर, कि जो सभा होती थी उसे वो क्या कहलाई जाती थी? वो थी ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। यहाँ ब्राह्मण ध्यान देना, अभी और आएगा। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थीं। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये सभाएं डायरेक्ट ये सारा काम करती थी, तो ऐसा नहीं है। ये सभाएं करती थी उप समितियों के जरिए करती थी। जैसे जो अभी के मंत्रालय होते हैं वर्तमान समय में, वो जो विभाग होते हैं उसके जरिए काम करती हैं, तो ये ऐसे ही है। ये सभा है, सभा किसके जरिए काम कर रही है? उप समितियों के जरिए कर रही है। जिन इलाकों के जो भूस्वामी थे वो ब्राह्मण नहीं थे। यहाँ पर जो भूस्वामी कौन थे? यहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी है। लेकिन उस जगह के भूस्वामी जो ब्राह्मण नहीं है, यानी गैर ब्राह्मण थे, वहां उर वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। यानी जो ये उर है, और जो भूस्वामी गैर ब्राह्मण थे, यहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता है, और गैर ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन उर कहलाएगा। ठीक है, तो ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम व्यापारियों का एक संगठन था, ये ध्यान रखना। संभवतः इन सभाओं पर
जितनी भी सभाएं हैं धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। तो हमारे जो अभी जो इंडिया है, कहते हैं कि अभी लोकतंत्र है, तो ये लोकतंत्र पहले से ही है, समझे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र हमें अभी नहीं मिला जब अंग्रेज चले गए। या हम प्राचीन भारत को पढ़ते तो हमें पता चलता है कि हर जगह पहले ऐसा ही था। हमने संघ देखे थे, तो वो भी इसी का ही उदाहरण था। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, ब्राह्मण भूस्वामी को संगठन कहलाता था सभा, और जो गैर ब्राह्मण भूस्वामियों को कहलाया जाता था उर, नगरम कहलाया जाता था व्यापारियों के संगठन को। ठीक है, तो ये तीनों सभाओं को, सभा, नगरम, उर, तीनों ध्यान रखने हैं आपको। ये सब स्थानीय सभाएं हैं। सभा, उर, नगरम। सभा वो थी जो ब्राह्मण भूस्वामी थे, और उर वो था जो गैर ब्राह्मण भूस्वामी थे। तो ब्राह्मण भूस्वामी, गैर ब्राह्मण भूस्वामी, ध्यान रख लेना दोनों को। और नगरम, नगरम जो हो गया वो व्यापारियों का था। आगे देखते हैं। उस जमाने में आम लोग, अब हमने सबके बारे में पढ़ लिया, बड़े बड़े राजा थे और जो भी अमीर लोग थे उनके बारे में। अब आम लोगों की क्या, अब इसके बारे में देखते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अब जैसे राजाओं ने प्रशस्ति लिखवा ली, अब ऐसे जो आम लोग थे वो तो नहीं लिख सकते। तो लेकिन उन लोगों की जो हमें हमें इससे पता चलता है कि वो कैसे रहते थे। तो जो नाटक होते थे, समझे, उनसे पता चलता है, और जो कुछ अन्य स्रोत हैं उससे पता चलता है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसी ने कालिदास का अगर कोई भी एक भी उपन्यास नहीं पढ़ा है या फिर कोई भी नाटक नहीं पढ़ा है, तो फिर आप उसे, आपको पढ़ना चाहिए। नहीं भी पढ़ना तो भी आप सुन लेना। तो इसमें राज दरबार जो था उसके जीवन के चित्रण के बारे में प्रसिद्ध थे। इन नाटकों में एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। दो चीजें ध्यान रखना यहां पर भी। जो अन्य लोग थे, अन्य लोग मतलब जो गैर ब्राह्मण थे और जो गैर राजा थे, राजा नहीं थे, जो बस आम लोग थे, उन लोगों को, और सारी महिलाएं, चाहे चाहे वो ब्राह्मण हो कैसी भी हो, जितनी भी महिलाएं हैं सबको क्या बोल रही हो, प्राकृत बोल रही हैं। और राजा वगैरह क्या बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं। पहले ये बोला जाता है संस्कृत जो है वो बड़े लोगों की भाषा होती थी, और आज देख लो संस्कृत को कोई बच्चा पढ़ने के भी राजी नहीं होता, 8वीं तक ही पढ़ाते हैं बस। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैंने इस पे पूरा एक असाइनमेंट बनाया था। मेरे पास हिस्ट्री थी तब, सब्जेक्ट था उसमें बनाया था मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम पर। तो इसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। अब इसमें तो बस एक लाइन में समेट दिया, जब आप इस नाटक को पढ़ोगे तब पता चलेगा ये मछुआरा कौन था और राज कर्मचारियों ने कैसा दुर्व्यवहार उससे किया, और ये प्रेम कहानी कैसे बनी। बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी पढ़ना आप अभिज्ञान शाकुंतलम। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। थोड़ा इसी की हम देखते हैं, शाकुंतला जो नाटक है उसके बारे में बताया गया है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। यह अंगूठी किसने भेंट की थी, राजा ने की थी, शकुंतला को की थी। पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। दुर्घटनावश निगल गई मछली। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया, समझे। और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह पेश आया। मुख्य पुलिस अधिकारी भी जो जो होता है उससे बहुत बुरी तरह पेश आया। यानी उन्होंने प्री इमेजिन कर लिया, बस कर लिया कि भाई उसके पास ये आई है तो चोरी ही करी होगी। वो ये लोग नहीं समझ पाए कि चोरी कैसे करेगा, क्यों करेगा, किस हालातों में करी। ये चीज़ उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि अगर आप कभी भी कोई डिसीजन लोगे
या किसी दो लोगों में किसी को आप बताना पड़ेगा जो इथिक्स में काम आएगा कि इसने अच्छा काम किया या इसने कुछ जुर्म किया है या इसने कोई गलत काम किया, तो उससे पहले आपको दोनों पूरा उसकी जड़ तक जाना है, दोनों की बातें सुननी है, उसके बाद डिसीजन लेना है। एक के कहने से डिसीजन नहीं लेना। आप जरा इथिक्स का पेपर उठा के देखना, और उसमें जितनी भी केस स्टडीज वगैरह होती हैं वो ऐसे ही इसी तरीके से अब पूछी जाती हैं। तो हमें ये सारा पढ़ करके जो आप पढ़ोगे ना, इतने सारे कालिदास का एक नाटक भी पढ़ लोगे तो भी आपको बहुत सा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हम कैसे सॉल्व करते हैं परेशानियों को, कैसे सॉल्व करनी चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो मुख्य पुलिस अधिकारी था वो भी इस बहुत बुरी तरह से पेश आया। तो यानी जो आजकल के पुलिस अधिकारी जो कोई आईपीएस बनेंगे, जो भी बनेंगे, तो उनके लिए भी एक सीख है कि भाई पूरी तरह से पेश नहीं आना है। ठीक है, उससे पहले पूरी जांच पड़ताल करनी है। ये नहीं कि बस उस पर चिल्ला दिया कि तूने ऐसा क्यों किया। उसे भाई आपका अधिकार नहीं है कि उसे चोट ठहराना। आपका अधिकार तो बस उसको उसकी कार्यवाही करना है। वो तो कोर्ट का काम होगा, उसे क्या मानेगी। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। अब देखो, राजा ने तो उसे इनाम दे दिया और वो यहाँ पर गलत काम कर रहे थे। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरों से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। भाई आप समझ पा रहे हो तो मुझे बताना, इस कहानी में आपने क्या समझा। मैं तो बहुत कुछ समझ गया, पहले भी था और अभी भी रिवाइज हो गया मेरा। तो पुलिस वाले और पहले द्वारपाल उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन जब उसे इनाम मिल गया तो अब उसको हिस्सा जो था इनाम का, कुछ हिस्सा उसे हड़पने के लिए, बताओ, शराब खाने तक चले गए उसके। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा कोई यहाँ पर होता या अभी के जमाने में अभी कोई कुछ ऐसा करता तो आप उसको क्या करते? सोचना जरा इस बारे में। आज अगर आ गया, आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खरा खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? देखा, ये वही सब बोला जा रहा है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। या ये तो हमने पढ़ लिया। राजा का नाम क्या है? अशोक। लिखा हुआ है अध्याय 7 और 8। और प्रसिद्ध व्यक्ति जिसने उपदेश दिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दोनों में से किसी का भी नाम बता सकते हो आप। अब आगे देखते हैं। चीनी तीर्थयात्री फाशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी आया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। अब जिसने ना एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी भी छोड़ो, किसी ने अगर 6th क्लास की, 7th क्लास की और 8th क्लास की हिस्ट्री की, चाहे वो किसी भी बोर्ड की हो, राजस्थान की, तमिलनाडु की, यूपी की, किसी भी, बिहार की, अगर उसने पढ़ी होंगी अच्छे से, तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि जो आज रिजर्वेशन मिल रहा है वो क्यों मिलता है। आपको और ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, या फिर कोई रिजर्वेशन से कोई आईएएस आईपीएस बन जाता है, तो वो कहते हैं ये गलत है, हम तो नहीं बन पाए, आपको कैसे बन गया, ऐसे मुद्दे से शुरू हो जाते हैं, तो वो बहुत गलत होता है। आपको पहले पीछे जान लेना चाहिए कि वो ऐसा क्यों होता है। तो जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली जो लोग थे वो अछूत मानते थे, वो खुद ही मान रहे हैं अछूत। समझे? तो लोगों की दुर्गति के बारे में बताते हैं ये। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। देखा, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता है। वे लिखते हैं कि, कौन लिख रहे हैं? फाशियन। अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। देखा, लकड़ी का एक टुकड़ा ले लिया उन्होंने और उस पर चोट करते रहते हैं। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। अब तुम खुद ही सोच सकते हो, अगर इतना यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और कलेक्टर बनने जा रहे हो और थोड़ी सिंपैथी वगैरह रखते हो, एथिक्स पढ़ा पढ़ा है आपने, तो आप खुद ही सोच सकते हो ये कैसी सिचुएशन है। ये इसके मान सम्मान को, जो इन लोगों के मान सम्मान को कितना गिरा देती है। तो आप सोचना जरा। जब एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकाली गई राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो ये बाणभट्ट द्वारा किया गया है अभियान का। कहाँ चला गया? राजा की सेना। अब ये ध्यान देना, ये जो राजा की सेना, इसमें से कुछ लाइनें बता दी जाएंगी, लिख दी जाएंगी प्रश्न में, और पूछ लिया जाएगा कि ये किसका उल्लेख, किसने उल्लेख किया है, ये सारा किसने लिखा है।
तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन सारी जो कहानी वगैरह है इनको ध्यान से देख लो। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, सोने के पायदान, राजा भी क्या करते रहते थे। खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थीं। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों और हाथियों जैसे जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ कौन चलते थे? संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे। इन सब की वो उपहार देते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। जो सेनाएं थी वो क्या छोड़ जाती थी? विनाश की और विध्वंस की। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। यानी इनकी एक सवारी की वजह से, घूमने की वजह से जितने भी जो लोग थे, परेशानियां, वो तो सोचते थे राजा आ गया परेशानियां सॉल्व करेगा, परेशानियों को समाप्त करेगा, लेकिन इन लोगों के लिए परेशानियां और खड़ी हो जाती थी। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीजों की सूची बनाओ। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे? ये कुछ ज्यादा सोच लेना। अरे, अध्याय खत्म हो गया आज, बड़ी जल्दी। अन्यत्र देख लेते हैं हम। मानचित्र 6 में अरब ढूंढो। ठीक है। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको पता ही है, नहीं पता तो आप ध्यान रख लेना। जो अरब व्यापारी थे और नाविक थे, उन्होंने भारत और यूरोप के बीच, है ना, समुद्री व्यापार बढ़ाने में बहुत भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे। कौन थे? बेदुइन, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। अब ध्यान रखना कि वो पूछ ले सकते हैं यूपीएससी के, बेदुइन कौन थे? तो घुमक्कड़ कबीले थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। जो पैगंबर मोहम्मद थे, हमने यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म भी देख लिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद द्वारा लाया गया इस्लाम धर्म। ठीक है। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। अब लेकिन अब तो थोड़ा, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, समझे। अगर कोई मुसलमान है तो वो बहुत अच्छे होते हैं। मेरा खुद एक दोस्त मुसलमान है और मैंने जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर भी बहुत मुसलमान लोग रहते हैं, और ईद के समय तो हम अच्छे से गले मिलते हैं और सारे त्यौहार मनाते हैं। मैं ये बच्चों को भी बताता हूँ, क्योंकि एक तो हमारी जो एजुकेशन है और जो टीचर हैं और उसके साथ जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो बच्चों में जो असर डालते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। वो जैसा माहौल होगा घर का वैसे सीखते हैं। फिर दूसरा, शिक्षक की भूमिका आती है। अब शिक्षक जो उन्हें जैसा सिखाएगा वो वैसा सीख जाएंगे। अगर शिक्षक कुछ नहीं सिखाते तो वो जैसा माहौल होगा आस पड़ोस का, आप वैसा सीख जाएंगे। तो मैं हमेशा बच्चों को ये बताता हूँ कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। आप आराम से सब कुछ करो, सब त्योहार बनाओ, कुछ भी मत सब ऐसा सोचो कि आपका नहीं है, सबका ही है, क्योंकि भारत हमारा है, हमारा एक भारत है और इसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और ये सब एक साथ रहते हैं। तो यही तो, जो इस्लाम आया था वो भी है ना, वो भी जो अल्लाह को सर्वोपरि मानते थे, उनके लिए भी ये भगवान है एक तरीके से इस्लाम में। जैसे ईसाई धर्म की इतनी है, ये तो लोग आजकल के जो लोग हैं थोड़े से, वो जिन्होंने इसको बदनाम कर रखा है। वैसे अगर इस्लाम को अगर देखें तो बहुत अच्छा धर्म है ये। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह को सर्वोपरि माना है, उस उनके बाद सभी को समान माना गया है। उनके बाद सभी को क्या माना गया है? समान माना गया है। यानी देखो यहाँ पर समानता की बात कही गई है।
हमारे हिंदू धर्म में तो समानता की बात बहुत बाद में आई है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। यहाँ पर तो सभी धर्मों को समान माना गया है। वहाँ तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने बोला कि भाई आप 4 श्रेणी में बँट जाओ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पर सभी को समान माना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्लाह है सर्वोपरि, उसके बाद सभी समान हैं। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। अब ये कुरान की जो कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं हम। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन की स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। देखा, यहाँ पे समानता की बात है कि यहाँ पर हर काम जो भी आप कर रहे हो वो सब स्त्री पुरुषों ये दोनों के लिए है। समझे? तो विश्वास रखने वाले और भक्त जो हो गए वो सच्चे हो गए, धैर्यवान और स्थिर मन के हो गए, दान देने वाले हो गए, उपवास रखने वाले हो गए और अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले हो गए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले हो गए। तो इन सभी को क्या बोला गया? अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। यानी सभी अल्लाह के आगे आगे सब सेम एक समान है और सभी को क्षमा का अधिकार है। समझे? इसलिए ये भी बोला जाता है कि क्षमा करने वाला बड़ा होता है। समझे? अगर किसी ने कुछ ऐसा काम भी किया है, समझ लो आपके दोस्त ने आपको कुछ कर दिया, तो जा कर के उससे सॉरी बोलो। मतलब आपने कुछ कर दिया और अगर उसने कर दिया है तो वो उससे बात करो। वो शायद नहीं बोल पा रहा हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। एक ये सॉरी से, क्षमा से बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। और पुरस्कार का मतलब है कि आपको वो अच्छे थोड़ा आशीर्वाद वगैरह देगा अल्लाह, जिससे आपका फल ज़िंदगी जो होगी वो फलेगी फूलेगी। आगे देखते हैं। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस महाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। ठीक है, तो इस तरीके से जो इस्लाम था वो भारत में आया। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो आज के पाकिस्तान में, को जीत लिया था। जो अरब के सिपाही थे उन्होंने क्या कर लिया था? सिंध को जीत लिया था। मानचित्र 6 में उन रास्तों को ढूंढो जिनमें नाविक और सिपाही इस उपमहाद्वीप से में आए होंगे। ये ऊपर दिया गया है। तो इस वाले एनसीईआरटी इतनी अच्छे से बनाई गई है कि इसमें पूरी 6th क्लास में सभी धर्मों के बारे में बता दिया। और इसमें ये सिखाया गया है कि हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। अपने धर्म से तो कोई करता ही नहीं है, दूसरे धर्म को भी सम्मान रखना चाहिए। अभी 7वीं में पढ़ोगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें सीखेंगे। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो कलेक्टर बने ना बने, एक अच्छा इंसान जरूर बन जाता है। क्योंकि अगर वो अच्छे से पढ़े तो सब चीज़ों को समाहित कर ले अपने में, तो वो इतना अच्छा बन जाएगा कि वो लोग उससे बोलेंगे भाई क्या बंदा है ये। आपकी नॉलेज इतनी हो जाएगी कि आपके सब इज्जत करेंगे। और यूपीएससी की तैयारी करना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलिए कल्पना देखते हैं, क्या कल्पना करवा रहे हैं एनसीईआरटी वाले। हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली है। तुम्हारे माता पिता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो कि वे क्या क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इमेजिनेशन, ये सारे जो कल्पना होती है इमेजिनेशन को बढ़ाती है, और जितना आप इमेजिन करोगे उतना ही आपके कॉन्शियस माइंड है उसमें सारी चीज़ें इकट्ठा होती रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं, पाठ खत्म हो गया। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी और हर्षवर्धन का शासन था जो 1400 साल पहले हुआ। यानी गुप्त वंश पहले आया फिर हर्षवर्धन आया। ये ध्यान रखना, अगर इसका क्रम पूछ लिया जाए तो हर्षवर्धन पहले नहीं आया, पहले गुप्त वंश आया फिर हर्षवर्धन आए। चलिए आगे देखते हैं। आगे तो खत्म हो गया, तो हम अध्याय 12 पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ, अध्याय 12 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।